स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने अभी तक आपको ये सिखाया सिर्फ कि मैटर क्या होता है, ठीक है, और ये भी बताया साथ साथ कि मैटर किसको नहीं कहेंगे, मैटर होने की कंडीशन क्या है। फिर हम लोग आ गए कि मैटर जो है वो बेसिकली बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल का। उन पार्टिकल्स में सबसे छोटी जो यूनिट है, इकाई है, वो एटम है। एटम चूँकि स्फीयर शेप का होता है, इस वजह से जब हम कितना भी एटम को क्लोजली पैक करें, स्पेस रह ही जाता है, और उसी स्पेस की वजह से कह सकते हैं एटम रैंडम मोशन में रहते हैं। यानी पार्टिकल जो होता है वो रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन का मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होता है। ये पार्टिकल की खासियत थी, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल में आएगा। और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी हैं, पोर हैं, होल हैं, ये भी एक नेचर में आएगा, या यूँ समझिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल में आएगा। फिर ये बताया गया है आपको कि पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ बताया है, अभी नहीं बताया है, चलिए ठीक है। आप इतना जानिए कि जो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, तो जब कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी मास ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, और जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूँ सबके पास मास है, सब कुछ मैटर है, तो अगर वो मूव करे तो उसके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो बात यहीं से आज शुरू करते हैं। मोमेंटम, हालांकि ये फिजिक्स के टर्म है दोनों के दोनों। मोमेंटम के माने होते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूले से लिखेंगे तो m इंटू वी, और मोमेंटम को अक्सर रिप्रेजेंट किया जाता है p से। P स्टैंड फॉर मोमेंटम, P स्टैंड फॉर मोमेंटम, P स्टैंड फॉर मोमेंटम। ना समझ पाए, ना समझ पाए? अच्छा आप समझो, मास कांस्टेंट चीज़ है बेटा, इसका मतलब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसका मतलब समझे, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे स्पीड, मोमेंटम बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा, मोमेंटम इंक्रीजेस, मोमेंटम इंक्रीजेस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी कम होगी, मोमेंटम कम होगी। जहां पर भी स्पीड ज़्यादा होगी वहां मोमेंटम ज़्यादा होगा, जहां स्पीड कम होगी वो मोमेंटम कम होगा। आगे हम लोग डिफरेंस जब जानेंगे सॉलिड लिक्विड गैस का, तो उसमें बात करेंगे किसका मोमेंटम ज़्यादा, किसका मोमेंटम कम, किसका इंटरमीडिएट। तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरीके से एक वर्ड आता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², मतलब 1/2। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी के डायरेक्टली है, बल्कि स्क्वायर के डायरेक्टली। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब समझे? अच्छा v² है ना यहाँ फॉर्मूले में, और वहाँ खाली v है। फ़र्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसमें और इसमें अंतर क्या है, किसी को पता है? नहीं पता? अरे बोल, पता नहीं पता? अगर हमने वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस, मतलब 2 गुना, तो ये v क्या हो जाएगा? v के आगे लिख देना 2 टाइम्स। v के आगे क्या लिख दोगे? तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 टाइम्स के, यानी p बराबर सोचा करो, ये बराबर सोचा करो, बराबर 2 टाइम्स, यानी मोमेंटम भी 2 गुना हो जाएगा। यही हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, कि अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर रहे हैं ना, तो मोमेंटम भी 2 गुना हो रहा है। यानी अगर वेलोसिटी पहले 1 मीटर पर सेकंड था और मोमेंटम 5 यूनिट था, वेलोसिटी को 1 से 2 तक बढ़ा दिया तो मोमेंटम 5 से 10 हो गया। यानी उधर अगर वेलोसिटी 2 गुनी हुई तो इधर मोमेंटम पहले के मुकाबले 2 गुना हो गया। पहले शायद 5 रहा होगा, अब 10 हो गया। पहले शायद 20 रहा होगा, अब 40 हो गया। और हो सकता है वेलोसिटी पहले 5 थी, अब 10 हो गई। तो वेलोसिटी अगर 2 गुनी हुई तो मोमेंटम भी
चल एक और बता देते हैं, अगर वेलोसिटी 5 टाइम्स हुआ यानी 5 गुना, तो मोमेंटम भी 5 गुना ही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही मतलब, आधा करेंगे तो आधा भी होगा, आधा का मतलब 1/2, तो वेलोसिटी की जगह 1/2 रख देना, तो P बराबर 1/2। आगे और सोचना चाह तो सोच ले कि अगर वेलोसिटी 1/2 टाइम्स हो गई, 1/2 टाइम्स का मतलब आधा हो गया, तो मोमेंटम भी आधा ही होगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की खासियत। जो सलूक, जो ट्रीटमेंट, जो बिहेवियर होगा वेलोसिटी का, एग्जैक्टली सेम बिहेवियर, सेम ट्रीटमेंट, सेम सलूक मोमेंटम के साथ होगा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं समझा? समझ गया? नहीं समझा? अब सुन, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में v² है, तो हमने क्या किया, 1/2 तो एक नंबर था, कांस्टेंट था, उसको हटा दिया। मास भी कांस्टेंट होता है, उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहे हैं और v² लगा रहे हैं। अब देख मजे की बात क्या है, ये है थोड़ी मजेदार बात। अगर वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि तू v की जगह रखेगा 2 टाइम्स, उसके ऊपर है स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स। यानी उसको किया 2 गुना, लेकिन हो गया 4 गुना। तो इसलिए स्क्वायर के डायरेक्टली है, डायरेक्टली तो है, दोनों बढ़ा है। अगर दोनों बढ़ रहा है तो डायरेक्टली, लेकिन सेम रेट से बढ़ रहा है तो डायरेक्टली है। अगर अजीब व गरीब रेट से बढ़ रहा है कि भाई वेलोसिटी को तो आपने सिर्फ 2 गुना किया और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया, बहुत तेजी से बढ़ा। आगे सुन, अगर वेलोसिटी को तू इंक्रीज करता 3 टाइम्स, कितना? ढकलोल 6 टाइम, गधा। 3 का स्क्वायर पढ़ाया जा रहा है। मैंने बार बार बोला, यहाँ v की जगह रख देंगे जो भी है 2 टाइम्स, आगे कुछ है ना, तो p बराबर 2 टाइम्स, 5 टाइम्स 1/2 टाइम्स वही रहेगा। यहाँ पर जो भी रखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर उसका स्क्वायर, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बराबर हाफ हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा अगर बहुत तेजी से तो फिर घटेगा ही बहुत तेजी से। अगर हमने वेलोसिटी सिर्फ आधी की, काइनेटिक एनर्जी तेजी से ड्रॉप करेगा 1/4, 1/4। अब बढ़ेगा भी उसी तरह से, रैंडमली तेजी से बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों का दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ता है वेलोसिटी के साथ, जबकि काइनेटिक एनर्जी बड़ी तेजी से। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का रफ्तार बहुत ज़्यादा है। ना समझ पाया? अरे बात समझ में आई ना आई? तो ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला जहन में रखेंगे कम से कम ये दोनों, मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी या स्पीड। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी ज़ीरो हो सकती है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कभी ज़ीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है, क्यों? कब होगी बताओ? हाँ, जब स्पीड ज़ीरो होगी। सही बात है, हो सकती है। अरे ढकलोल, जब गाड़ी चले ही ना, रुक ही रहे, स्टॉप रहे, वेलोसिटी ज़ीरो। मास तो है भाई, गाड़ी का वजन तो है, विदाउट मास देयर इज नो मैटर, मैटर तो है, लेकिन अगर वो पूरा का पूरा मैटर ही रुका हुआ हो तो वेलोसिटी कुछ नहीं। ये मार्कर है, मैं पूछ रहा हूँ इसका मोमेंटम क्या होगा? कहेंगे कुछ नहीं। अब कुछ ना कुछ होगा सर, वेलोसिटी दीजिए और इसका वजन दीजिए, निकाल लेते हैं मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब रुका हुआ है तो हमको इसके मास से कोई मतलब भी नहीं है, मास कुछ भी रखें, वेलोसिटी तो पता है ज़ीरो है। लेकिन जब ये मूव करने लगा तो मैंने पूछा बताओ तो मोमेंटम क्या है?
तो सर अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप दो चीज़ दीजिए मुझे, एक तो बताइए किस रफ्तार से मार्कर को आप हिला डुला रहे हैं या इसके अंदर मूवमेंट है, यानी इसकी स्पीड क्या है, और साथ में इस मार्कर का वज़न क्या है। हम फार्मूला बता सकते हैं, अगर आप मुझे डाटा दीजिएगा तो निकाल के दिखला देंगे वैल्यू। लेकिन जब रुका हुआ था तो आपने नहीं पूछा कि बताइए तो मास कितना है, सीधे बोले मोमेंटम ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि बोथ डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट व्हेन एवर वेलोसिटी इज ज़ीरो, v की जगह पे ज़ीरो रख दें, वेलोसिटी है ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा। अरे बुझा नहीं बुझा? तो याद रख, पूरा का पूरा मैटर जो है, मैटर, उसका मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं उसका मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल की प्रॉपर्टी में लिखवाया था ऑलवेज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, यानी पार्टिकल की अपनी स्पीड रहेगी ही रहेगी और हमेशा रहेगी, ऑलवेज। तो पार्टिकल का मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन मैटर का हो सकता है। मैं भी किसी ना किसी पार्टिकल का मिलके बना हूं, मैं चुपचाप से खड़ा हो जाऊं, नो मूवमेंट, नो स्पीड, नो वेलोसिटी, मीन्स मेरा मोमेंटम ज़ीरो। हाँ, अभी कुछ ना कुछ है, ड्यू टू दिस वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो था। तो वेलोसिटी आएगा तभी मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एकदम क्लियर कट बात है, समझ पा रहा है? समझ पा रहा है? तो ये दोनों कब जीरो होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती है, मैटर की हो सकती है, मैटर की हो सकती है, पार्टिकल की कभी नहीं होगी। बोलना भाई, इतनी बात समझ में आ रहा है? चल, हम लोग पार्टिकल की बात कर चुके थे, उसकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम सीधे आ जाते हैं कि मैटर जो भी है, मतलब दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं, वो मेनली तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेनली, बाद में बात करेंगे दो और स्टेट है, तो हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, किसी भी चीज को सॉलिड क्यों कहते हैं, और किसी को लिक्विड क्यों कहते हैं, और किसी को गैस क्यों कहते हैं? बात मालूम है? अच्छा, पानी को आपने लिक्विड कहा ना, हम मार्कर को, और ऑक्सीजन को कहा है ना। हम जो सवाल पूछ रहे हैं, सुन पहले, क्या मैंने पानी को आइस बनते नहीं देखा? क्या मैंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सुना? ड्राई आइस सुना? तो गैस तो सॉलिड भी हो सकता है, ठंडा वंडा कर दें। अब पानी को तो भाप भी बना सके हैं, तो फिर हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस कब कहेंगे? बहुत बढ़िया बात, रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पे सबको लाकर देखिए किस अवस्था में है। आंख बंद करके काम नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पर माना गया है स्टेट ऑफ मैटर, वरना बोलो तो लोहा को भी पिघला देंगे हम तो फिर लोहा का कौन सा फिजिकल स्टेट है? पता नहीं सर, नहीं पता, वो तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। आप बोलिए ऑक्सीजन को हम लिक्विड बना सकते हैं? हाँ सर, बना देंगे सर। जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड बन सकता है तो ऑक्सीजन लिक्विड भी बन सकता है भाई। तो टेम्परेचर का खेल है सब। तो फिर तो आप कहीं नहीं पाएगा कोई फिक्स अवस्था है, कोई फिक्स स्टेट है, तो नहीं, फिक्स स्टेट माना गया है किस टेम्परेचर पर? तो याद रखिएगा, दो बातों का ख्याल रखना है।
एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी जो भी मैटर हैं उनको 25 डिग्री सेल्सियस पे लाकर सोचिए वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा है। यानी रियल में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम आंख बंद कर देते हैं, वाटर लिक्विड, लोहा सॉलिड। वाई? क्योंकि 25 डिग्री पे लोहा सॉलिड रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस को ही अगर केल्विन में बदलिएगा तो क्या कहिएगा, मालूम ना है रे, 273 जोड़ते हैं और फ़ारेनहाइट बोलेगा तो चल करता रहिए, निकालता रहिए नैन्सी वाला कॉन्सेप्ट से। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो या 298 केल्विन हो, सब एक ही बात है, सब सेम टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर को माना गया है रूम टेम्परेचर। तो भैया रूम टेम्परेचर पर अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको सॉलिड बोलना है, कोई चीज़ लिक्विड है तो उसको लिक्विड बोलना है। यानी पहली बात समझ में आ गया, टेम्परेचर का दखल होगा इन स्टेट्स के अंदर। टेम्परेचर से हम चेंज कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। दूसरी बात एक और चीज़ है, प्रेशर भी। तो एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर क्या होता है? हाँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सोचेंगे कि जब प्रेशर एटमॉस्फेयर का 1 होगा, 1 atm, atm बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। चलिए सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड की खासियत, पार। सॉलिड किसको कहेंगे? जिसका डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट वॉल्यूम हो। शेप को बाउंड्री भी कहते हैं और वॉल्यूम अमाउंट को कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं। डिफिनिट अमाउंट होगा, डिफिनिट वॉल्यूम होगा, डिफिनिट शेप होगा। और गैस में क्या होता है? इनडिफिनिट शेप, या आपने पढ़ लिया शेप को बाउंड्री कहते हैं, तो इनडिफिनिट बाउंड्री भी बोल सकते हैं। और इनडिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड में इनडिफिनिट शेप, ये पहला पैरामीटर है डिफरेंशिएट करने का, जिसका शेप या बाउंड्री फिक्स ना हो। इनडिफिनिट का मतलब जो चेंज होता रहे और डिफिनिट का मतलब फिक्स रहे। डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट, बदलेगा नहीं, उसको डिफिनिट कहते हैं। और जो बदल जाए इनडिफिनिट। इनडिफिनिट को आप कह सकते हैं वेरी करता रहेगा, वेरिएबल है आपका, बदल गया। और डिफिनिट को आप कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपना, मैथ के हिसाब से अगर कोरिलेट करूँ तो। वेरिएबल जो होता था एक्स वाई, उसका नाम इनडिफिनिट है, बदल जाए। और डिफिनिट कहते थे हम लोग कांस्टेंट टर्म को, जो फिक्स रहता था। तो डिफिनिट मतलब फिक्स, इनडिफिनिट मतलब वेरी, फिक्स नहीं करेगा ना। ये है हमारा, क्या बोला जाएगा? बोलो। डिफिनिट मतलब कांस्टेंट, फिक्स्ड। इनडिफिनिट मीन्स वेरी करेगा और नॉट फिक्स्ड, डिफिनिट नहीं है। आजकल एक नया नाम मार्केट में आया है, मालूम है?
डेफिनेट के लिए, कांस्टेंट के लिए नहीं मालूम। एक वर्ड आया है शार्प। क्या वर्ड आया है? तो डेफिनेट को शार्प भी कहते हैं, डेफिनेट को शार्प भी कहते हैं। और यहाँ वर्ड आ गया इनडेफिनेट के लिए रेंज। शार्प कहते हैं पर्टिकुलर, बस यही होगा, दिस पॉइंट इज शार्प पॉइंट। और जो फिक्स ना हो, शार्प ना हो, एक पॉइंट ना हो, बल्कि रेंज में हो। हालांकि बहुत लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है, आपके लेवल की नहीं होगी, सिखा दिया, शायद पोता होता तुम्हारा पढ़े। हाँ, कम से कम 50 से 60 साल बाद आवेगा, पढ़ा अभी दे रहे हैं। जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसको शार्प बोलते हैं। बस यही है ना, शार्प स्टूडेंट है, यही सिलेक्शन देने वाला है, बस इसी पे निगाह है। रेंज मतलब फिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या यहाँ से यहाँ तक सब हो सकता है। तो जो डिफिनिट नहीं होगा वो रेंज होगा, और जो डिफिनिट है वो पर्टिकुलर वही पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड शार्प। अक्सर यूज़ करते हैं टेम्परेचर के टर्म में, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाएगा। खैर आगे देखेंगे, फिलहाल आप बस जानिए आपके लेवल पे तो डिफिनिट ही है। डिफिनिट का नाम कांस्टेंट मान लीजिए, फिक्स मान लीजिए, जो वेरी ना करता हो। तो अब ये मेरे हाथ में मार्कर है भाई, ये सॉलिड दिख रहा है मुझे। क्यों दिख रहा है सॉलिड? क्योंकि इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है, ये बाउंड्री बढ़ नहीं रही है। इसको अगर मैं अभी एयर में रखे हुआ हूँ और कह रहा हूँ भाई जगह तो है, बढ़ो, तो नहीं बढ़ रहा है। अगर इसको मैं गिलास के अंदर डाल दूंगा तब भी ये उतना ही रहेगा, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में फैलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर। फिक्स आगे पढ़ाएंगे, ये बाउंड्री है, फिक्स है, इसने बांध के रखा, भाई ऐसा ही होगा। इसको आप चाहे ड्राम में डाल दीजिए, पाइप में डाल दीजिए, रूम में डाल दीजिए, प्लेट पे रख दीजिए, स्टैंड पे खड़ा कर दें, कहीं भी रख दें, ये एक्सटर्नल जो इसका है बाहर से, ये फिक्स बाउंड्री है, इतना ही रहेगा। ना लंबाई घट रही है, ना बढ़ रही है, ना चौड़ाई में कोई फर्क आ रहा है। दिस इज कॉल्ड शेप एंड दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, फिक्स्ड है। अब जरा दिमाग लगाओ पानी का। पाइप में डालेंगे तो पाइप के शेप का हो जाएगा, कटोरे में डालेंगे, बॉल में, बॉल फैलेगा। पानी गिराएंगे, फ्लो टेंडेंसी होता है उसका, फैलेगा। प्लेट में रख देंगे, फैल के प्लेट के शेप का। तो शेप बदल रहा है क्योंकि वहां पे बाउंड्री फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा ना आ रहा है? जिसमें डालेंगे, जिस कंटेनर में, उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेगा, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा। अगर हमने एक गिलास पानी डाला पाइप में तो एक ही गिलास पानी रहेगा पाइप में, लंबाई बढ़ सकती है पाइप के हिसाब से। एक छोटा पानी था, गिलास की लंबाई ज़्यादा थी, ड्राम में डालेंगे तो एक ही गिलास रहेगा। तो अमाउंट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज, अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। बोल भाई हाँ कि ना? अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा, अमाउंट इज ऑलवेज सेम। हाँ ना बोल भाई? अच्छा, गैस का भी शेप इनडिफिनिट होता है, मेरे समझ में आता है, मेरे समझ में बड़े आराम से आता है कि हाँ भैया होगा। पूछो कैसे होगा? क्योंकि गैस को भी अगर मैं रखता हूँ छोटे से कंटेनर में तो उसी शेप का हो जाएगा, उसी शेप का। जैसे कहते हैं ना, गिलास में आधा गिलास अगर पानी है तो आधा एयर है। ये बात सुने हो? खाली गिलास का मतलब हो गया कि उस गिलास के अंदर पूरा का पूरा एयर है। तो जब गिलास में एयर पूरा है तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उस गिलास के पानी को मान लीजिए उठा के डाल दिया ड्राम में, तो ड्राम में जहां तक पानी आया, पानी ने भी अपना शेप बदला, साथ में बाकी सब एयर। तो वही गिलास वाला चला गया वहां एयर। समझ में आ रहा है? आधा एयर था तो समझो गिलास का जब पानी गया तो एयर भी गया साथ साथ, पूरा डाला गया, तो पानी भी फैला, एयर भी फैला, पूरा का पूरा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैस का भी रिजिड बाउंड्री नहीं होता है, वो एक्सपेंड कर सकता है।
अपना जो आउटर होगा, आउटर बाउंड्री, वो फ्लेक्सिबल है, लिक्विड का भी और गैस का भी। वो बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। जब एक्सटेंड कर सकता है तो दब भी सकता है। फ्लेक्सिबल का मतलब हमेशा एक्सटेंड नहीं होगा। हम ड्राम का पानी उठाकर एक छोटे से पाइप में डालेंगे तो देखो दब के पतला हो जाएगा। कहती बात समझ आ रही है? पक्की बात है। मेरा सवाल उठता है यहाँ पर, क्योंकि समझाते इसलिए पूछते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं चलता मेरी क्लास में। हमको इंडिफिनिट शेप पर गैस के कोई एतराज नहीं है। एतराज मेरा उठा यार गैस का वॉल्यूम क्यों डिफरेंट नहीं है, अमाउंट गैस का चेंज कैसे हो गया। शेप तो समझ में आ रहा कि बाउंड्री फ्लेक्सिबल नहीं है, दूर दूर है पार्टिकल, चलो भाई, जैसे लिक्विड का बदल गया था, गिलास में डाला तो गिलास के शेप का, कटोरे में डाला कटोरे के शेप का, प्लेट में डाला प्लेट के शेप का। तो अमाउंट थोड़े बदला था, अमाउंट तो उतना ही था। गैस का अमाउंट तुम बता रहे हो बदल रहा है भाई, लिखा हुआ है इंडिफिनिट, बदल जाएगा। शेप तक तो समझ में आ रहा मुझे, अमाउंट मेरे समझ में नहीं आया कि गैस का अमाउंट कैसे बदल गया। मतलब इस रूम के अंदर जो गैस है उसको अगर मैं कटोरे में लाऊं तो अमाउंट अलग हो जाएगा। शेप तो समझ में आता है, अमाउंट कैसे अलग होगा भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझ पा रहा, सवाल समझ पा रहा है? अमाउंट कैसे अलग हो रहा है, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। बोल रहे आ रहा है समझ में? पढ़ा नहीं तो छठी सातवीं क्लास से शुरू हो जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में अभी जो डिफरेंस स्टार्ट किया है, बिस्मिल्लाह हम ये करते हैं, अभी तो बिस्मिल्लाह हुआ है, अभी तो बहुत सारी बातें बतानी बाकी हैं। अभी तो काइनेटिक एनर्जी पे आएंगे, मोमेंटम पर आएंगे, पार्टिकल के बीच का स्पेस देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, फिर कन्वर्जन समझेंगे। मगर फ़िलहाल मैं पहले ही पॉइंट पे आया हूँ, जो क्लासिकल डिफिनेशन है गैस के बारे में या सॉलिड लिक्विड के बारे में, वो शेप और वॉल्यूम पर ही है। तो उसी क्लासिकल डिफिनेशन पे जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उस पर मेरा सवाल है कि वॉल्यूम इंडिफिनिट से क्या मुराद है, वॉल्यूम कैसे बदल रहा है। वॉल्यूम बोले तो अमाउंट, अमाउंट कैसे बढ़ गया और बढ़ा के घटा, ये फिर सवाल आएगा कि अमाउंट अगर चेंज हो रहा है तो वो अमाउंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। गिलास से अगर हमने डाल दिया गैस के पार्टिकल को ड्राम में, तो शेप तो समझ में आ रहा है कि शेप भाई एक्सपेंड करके बढ़ गया, फैल गया पूरा बाउंड्री तक। अमाउंट बढ़ा के घटा मीन्स वॉल्यूम बढ़ा के घटा, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ बोलो भाई, कौन बोलेगा? बोल सकता है? हाँ हाथ उठा रहा है तो बोल भाई, कोई ना। अस्तगफिरुल्लाह, छठी क्लास की चीज़। हाँ बोल सकता है, ठीक मान लेते हैं। हाँ ठीक है, होगा, सही बात है, इनकार नहीं कर रहे, होने दो। फिर क्या करोगे? एयर को तुम नहीं निकाले हो, तुम डाले भी नहीं हो, ठीक है। बोलना क्या चाह रहे हो? मान लिया, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया कि एयर हर जगह है, ठीक मान लिया, तस्लीम कर लिया भाई। खाली जगह में भी बहुत, अब मैं तो खुद बता रहा हूँ खाली जगह में भी है। चलो ड्राम में खाली था, उसमें पहले से रखा हुआ है, सब एयर है, हाँ ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बोलो। तुम डाले नहीं हो तो तुम निकाले भी तो नहीं हो। तुम कह रहे हो हम डाला नहीं है, अभी तो तुम निकाल भी तो ना रहे हो। निकाल रहे हो क्या? अब जाके मुंह लगा के सांस लेना शुरू कर दो या सांस छोड़ना शुरू कर दो भाई, क्या हम बोल सकते हैं? वो तो यही समझ में आ रहा। ढक्कनों सुनो, एयर की सबसे अच्छी खासियत, पानी को जब ज़मीन पे डालते हैं ना तो पानी को बेस चाहिए। पानी को क्या चाहिए? ऊपर से गिरावेंगे तो वो बेस पर आके चिपकेगा, उसके बाद बढ़ना शुरू करेगा। ड्राम में डाला सीधे नीचे आया। गैस को बेस नहीं चाहिए, रैंडम मोशन, यानी गैस अपना अमाउंट बढ़ा सकता है, घटा सकता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ शेप ऑफ कंटेनर। पूरे पाइप में गैस होगा,
पूरे ड्राम में गैस होगा। पानी डाल दिया, अब खाली जगह कम बची, गैस कम हो गया। अमाउंट गैस का डिपेंड कर रहा है दूसरे अमाउंट पर और कंटेनर पर। पूरा ड्राम खाली, पूरे में गैस है, पूरे में गैस। बात थोड़ा सा पहुंचा था वहां, बता नहीं पाया, गैस हर जगह। अगर मैंने आधा ड्राम पानी से भर दिया तो अब तुझे क्या लग रहा है कि वो आधा ड्राम में जब पानी आ गया तो आधा ड्राम का जो गैस है वो सब एक जगह जमा हो गया होगा। तो यही सोच रहा था कि लगता है अच्छा आधा में पानी आया तो गैस ऊपर उड़ा। नहीं, आधे गैस उड़ के चले गए, डिस्प्लेस हो गए। अगर गैस विचार रहते तब तो वो लिक्विड बन जाता। खाली जगह में ही गैस रहेगा। अब जो खाली जगह बचा हुआ, दिस इज द, तो शेप भी आ गया, अमाउंट कम हो गया। अगर तुम ड्राम में पानी भरते चले जाओगे, खाली जगह कम होती चली जाएगी, खाली जगह का नाम है गैस, तो अमाउंट तो कम कर लिया। अरे बोलो, 5 गिलास पानी डाला, हाँ तो ठीक है भाई, 5 गिलास पानी के बराबर गैस उड़ गई, जगह बनी पानी को रखेला। आओ भाई, 5 गिलास गैस जो थी पहले अब नहीं रहेगी। तो अब ड्राम में अगर हम मेजर करेंगे कि गैस कितनी है तो कहेंगे 5 गिलास कम है पहले के मुकाबले। तो खाली जगह का नाम है गैस। इतने सारे गैस जो खाली जगह पे हैं, सोचो सबको हम कटोरे में ले आए हैं, पॉसिबल नहीं। अगर कटोरे में लाओगे तो कंडेंस कराना पड़ेगा, ठंडा कराना पड़ेगा, मतलब लिक्विड होगा। सोच रहा पूरे कायनात का तू एक जगह एक बैलून के अंदर डाल देगा गैस? पॉसिबल ही नहीं है। फट जाएगा बैलून की लेयर। अगर बैलून की लेयर नहीं फटी तो वो उसके अंदर पानी बन जाएगा। गैस जा रहा, गैस जा रहा, गैस जा रहा, उसी जगह पे गैस, सारे गैस को भरते जा रहे हैं, गैस करीब करीब आएंगे, पार्टिकल आगे चल के पढ़ेंगे, लिक्विड हो जाएगा भैया, कंडेंस होकर। तो गैस को चाहिए फ्री स्पेस, वो खुद अपने हिसाब से एक्सपेंड करता है, अपना अमाउंट बढ़ाता है, घटाता है। अगर अमाउंट घटाए बढ़ाएगा नहीं तो अपना फिजिकल स्टेट खो देगा, अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, गैस रहेगा ही नहीं, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में या सॉलिड में। और इसी प्रिंसिपल पे काम करके गैस को सॉलिड बनाया जाता है, छोटे से कंटेनर में डाल दो। तो अमाउंट सेल्फ एडजस्ट है गैस का, इसीलिए इंडेफिनिट है। समझ पा रहा है? गैस फ्लो करता है चारों तरफ, ऊपर नीचे। लिक्विड के फ्लो का एक डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? टुवर्ड ग्रेविटेशन। पानी को ऊपर से छोड़ेंगे नीचे आएगा, टुवर्ड द। गैस पे लागू नहीं होता है रूल, गैस अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। नीचे जमीन है, ऊपर जा रहा गैस, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। टुवर्ड द ग्रेविटेशन भी नीचे भी आएगा, चारों तरफ चलता है गैस। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है? तो गैस के पार्टिकल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है। उसकी इस प्रॉपर्टी की खासियत कि वो गैस जो होता है वो हर जगह होता है, एवरीवेयर होता है। जब हर जगह होता है तो अपने अमाउंट को एडजस्ट करता है। अगर आपने ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया या ऐसे कोई भी सॉल्वेंट वगैरह कुछ भी डाल दिया, पानी डाल दिया, तो गैस कम हो जाएगा। नहीं डालिएगा तो आप कहिएगा पूरे ड्राम में है भाई गैस। अब आप कह रहे हैं कि बस इतना सा तो है। सर पता है पूरा ड्राम लगभग भर दिया गया है, बस इतना सा जगह खाली है, तो इतनी ही जगह में गैस है। अब तुम कह रहे हो कि पूरे ड्राम का गैस और ये गैस बराबर है क्या? पॉसिबल नहीं है। बराबर होता बेटा तो कंप्रेस होता, इतने सारे गैस को कंप्रेस करके तब लाके यहाँ पे लगाते, तब तो वो लिक्विड बन चुका होता, या अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता कुछ ना कुछ। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है? तो इसका मतलब इतना पानी डालने पे इतनी गैस उड़ गई, निकल गई। नहीं सुना? बात समझ में आ गई? क्या तूने ये भी सुना है गर्मी के दिन में एक कमरे में अगर 20 लोग इकट्ठे हो जाए तो गर्मी ज़्यादा लगती है? काहे? दूर ढक्कन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। पहला लॉजिक, 20 आदमी आए उतनी गैस निकल गई, कमरे में पहले गैस ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए हुए हैं सबको, चलो आप बोलो। हाँ, नाक में लगा के पाइप को लगा दिया दूर। कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज जो है वो ये है कि गैस ही कम हो गई, गैस कम हो गई भाई, तो जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा लगेगा। आगे चल के पढ़ेंगे गैस की प्रॉपर्टी
और इवोपरेशन का प्रोसेस कि गर्मी के दिन में क्या होता है। तो पहली बात यह है कि आपको उस इलाके में, इसलिए कहा था फैल, गांव देहात के रूम जो होते हैं वो खिड़कीदार होते हैं, सामने खुला मैदान होता है। भाई खिड़की तो घर में है, बराबर तरफ बिल्डिंग है। लो, तो इसका मतलब सिर्फ आदमी नहीं, ईंटा, पत्थर, बिल्डिंग, दीवार, सब कुछ ना कुछ मैटर है, और वो मैटर आएगा उतनी गैस निकल जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो छोटे कमरे और बड़े कमरे में गर्मी अलग अलग लगेगी। एक आदमी रहे एक कमरे में और 20 आदमी एक कमरे में रहे, गर्मी अलग अलग फील होगी, क्योंकि गैस का अमाउंट डिपेंड करता है कितना सॉलिड डाला गया है और कितना फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अमाउंट ऑफ गैस किसको कहेंगे? फ्री स्पेस। अरे समझा नहीं समझा? तो फ्री स्पेस तो तू बदल रहा है, चेंज करता जा रहा है। ड्राम में फ्री स्पेस कुछ और है, गिलास में फ्री स्पेस कुछ और है, बाल्टी में कुछ और, कटोरे में कुछ और, एटमॉस्फेयर में कुछ और। तो इनडेफिनिट वॉल्यूम होने का रीज़न क्या है कि हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल टू फ्री स्पेस। जितना भी खाली जगह दिखेगा वही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। हमें अच्छे से पता है कि खाली जगह बदलता रहता है, कभी जगह कम खाली रहती है, कभी ज़्यादा खाली रहती है। ठीक, चलिए कॉन्सेप्चुअली समझावे ला ये सारी बात बताया है, तो अब तो तेरे समझ में आ गया ना? आ गया। गिलास और ड्राम, कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा? ड्राम में। वेयर फ्री स्पेस इज मोर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोर। मीन्स फिक्स नहीं है, बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। अलग अलग कंटेनर में अलग अलग अमाउंट होंगे गैस के। चल आगे आते हैं, ये हो गई पहली बातचीत। अगला हम सोचते हैं फोर्स बिटवीन पार्टिकल। ये बात तो तुझे पता ही होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ जो होंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल के बीच की बात हो रही है। पार्टिकल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये भी पढ़ाया गया था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से होता है। दो मास ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका मास कम वो कम अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल स्ट्रांग होगा, वीक होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? ना तो बहुत स्ट्रांग ना तो बहुत, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, बीच का होगा। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। डायग्राम बाद में बनाएंगे, डायग्राम बाद में बनाएंगे। और इधर लिखेंगे कंक्लूजन। बोल, इधर लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन बोले तो ऑर्डर क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो फोर्स है, नीचे एस है सॉलिड, ये फोर्स है, नीचे एल है लिक्विड, और ये फोर्स है और नीचे है, किस में ज़्यादा किस में कम? सॉलिड का फोर्स ज़्यादा लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा गैस से। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, गैस के अंदर सबसे कम। यानी पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन है ये। पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन होता है मास की वजह से, मास की वजह से। तो दिस इज द ऑर्डर। चलिए भाई आगे की बात सुनी जाए। जब आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले आए तो भैया स्पेस भी होगा, जो खाली जगह होती है नहीं होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस।
आपको बायोलॉजी में सोहेल ने इंटर और इंट्रा पढ़ाया है क्या अभी? इंटर और इंट्रा पढ़ाया होगा, मालूम है पहले से? इंटर और इंट्रा क्या होता है? सही बात है, इंट्रा किनारे का, हाँ यस सर करिए। बुड़बक है तो इंटर सुन क्या होता है? उतारना मत, बायोलॉजी की चीज़ बता रहे हैं। दिस इज अ सेल, एक सेल है मान लेते हैं, और ये एक सेल है। दो सेल के बीच की जो जगह होगी, इस जगह को हम लोग कहेंगे इंटर, चूंकि सेल है सेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में। इंटर का मतलब होता है बीच, सही बोली थी वो, इंटर का मतलब बीच। अब किसके बीच? ये इंटर के बाद वाला वर्ड बताएगा कि सेल के बीच। सेल के बीच क्या? जगह। तो इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब दो सेल के बीच का स्पेस। तो उस हिसाब से इंटर पार्टिकल स्पेस समझ में आ गया तुझे? दो पार्टिकल के बीच की जगह, दो पार्टिकल के बीच की जगह। पार्टिकल्स के बीच की जो जगह होती है उसको सिंपल लैंग्वेज में स्पेस आप बोलते हैं, लेकिन हकीकत में आपको बोलना चाहिए इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर मैं उस पार्टिकल का नाम एटम कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा? इंटर एटॉमिक। एटम स्पेस आप कह लो, मगर सही वर्ड आता है, जैसे सेल से बना सेलुलर, वैसे ही एटम से बनेगा एटॉमिक। इंटर एटॉमिक स्पेस। बुझा ना बुझा? अगर इसी में फ्लूइड होता तो नाम रख देता इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलते हैं फ्लूइड को, प्लाज्मा बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, जो बोलना बोलते हैं। अभी तो सिर्फ वर्ड तुझे सिखा रहा था मैं, इंटर। मैच उस देखा है क्या? बहुत देखा है। इंटरनेशनल होता है, इंटर नेशन से बना नेशनल, मतलब दो मुल्कों के बीच में मैच, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इज वन नेशन, पाकिस्तान इज अनदर नेशन। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब मैच होगा तो वो कहलाएगा इंटरनेशनल मैच। दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच होगा तो इंट्रानेशनल। इंट्रानेशनल मतलब सेल के अंदर भी तो फ्लूइड होते हैं, या फ्लूइड चल स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर स्पेस। एकदम आसान था रे। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, अगर मैं अंग्रेजी बताऊं तो, और इंट्रा मतलब होता है विदिन, अंदर, रूम के अंदर, इंट्रा रूम, दो रूम के बीच की गली, इंटर रूम स्पेस। नहीं समझा? अरे समझ में आ रहा ना आ रहा? तो ये लफ्ज़ सिखाना मकसद था, क्योंकि आगे बायोलॉजी में लफ्ज़ बड़ा परेशान करेगा कि इंटर की बात हो रही है कि इंट्रा की बात हो रही है। इंट्रा सेल का मतलब हो गया सेल ऑर्गेनल्स, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस। दो सेल के बीच की बात हो गई तो इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो सब देखा जाएगा। खैर यहाँ पे आते हैं, दो पार्टिकल हैं उनके बीच का स्पेस हो रहा है, तो वो क्या होगा भाई? अरे बोलो क्या होगा? सबसे कम, मिनिमम। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली करीब करीब है, तो स्पेस तो ना के बराबर होगा भैया, स्पेस तो सबसे कम है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इज मिनिमम एंड वेयर इज मैक्सिमम? इन गैसियस पार्टिकल इट इज मैक्सिमम। और ये तो भैया बीच का है इंटरमीडिएट, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। सब लिक्विड विक्विड में तो कुछ ना। लिक्विड में जो मेन बात थी वो तो शुरू में ही थी कि भाई अमाउंट फिक्स रहता है, अमाउंट फिक्स रहता है, शेप बदल जाता है। अमाउंट फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स, शेप बदल गया, बाकी सब कुछ इंटरमीडिएट। इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा सुन, स्पेस को एस से दिखलाते हैं। एस स्टैंड फॉर स्पेस, और नीचे लिखा है मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या ऑर्डर बताऊंगा? सॉलिड का स्पेस सबसे कम, तो स्पेस की वैल्यू कम। सॉलिड का स्पेस कम, गैस का स्पेस सबसे ज़्यादा। इंटरसेलुलर स्पेस का ऑर्डर ये है, एकदम आसान। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा उसका स्पेस कम, सीधी सी बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो स्पेस कम।
हमें मालूम है, प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने पार्टिकल का पहले ही, कि वो रैंडम मोशन करता है, तो मोशन की वजह से स्पीड आती होगी। तो स्पीड जो पार्टिकल की है वो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है मालूम? मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा है? बोलो। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम, और गैस के अंदर क्यों? पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, पहला लॉजिक। पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो रैंडमली मूव कर रहा, आज़ाद है। कोई पकड़ के रखता ना तो जा नहीं पाता। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो पकड़ के रखे हुआ है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखे हुआ है, जा नहीं दे रहा है। समझ पा रहा है क्या? आगे फिगर बनाएंगे, इसलिए फिगर पहले नहीं बना रहे, पहले सारे पॉइंट्स बता रहे हैं। ये तो इंटरमीडिएट आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर। तो बता, सॉलिड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड की ज़्यादा होगी, गैस की ज़्यादा होगी? सीधी सी बात है भाई। सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्टिकल बंधे बंधे हैं, उनको पकड़ के रखे हुआ है, कोई दूसरा पार्टिकल जाए नहीं दे रहा है, इसलिए स्पेस भी कम है और स्पीड भी कम है। ते ही भाग रहा हो, तेरे पीछे से पकड़ लिया जाए शॉट, स्पीड कम हो जाएगी, आगे से पकड़ लिया जाए कम हो जाएगी। तो पकड़ जो है वो फोर्स है, तो जहाँ फोर्स ज़्यादा वहाँ स्पेस कम, वहाँ स्पीड कम। बड़ी बढ़िया बात हो गई भाई। स्पीड पे दो रिलेशन पढ़ाया है क्या? स्पीड पे दो रिलेशन पढ़ाया है क्या? कौन कौन सा? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। ये सब भी मिनिमम सॉलिड का। सॉलिड के अंदर पार्टिकल की स्पीड कम है, यहाँ सब इंटरमीडिएट, यहाँ सब मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम है। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया था, याद आ रहा है? पी से, शाबाश। पी से, पी से, पी मतलब मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी को किससे किया था? के ई पूरा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो देखें आप, फोर्स का सब उल्टा है, फोर्स का सब उल्टा है। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे वहाँ स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। समझ में आ रहा है? स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो मोमेंटम ज़्यादा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं। और जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहाँ स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड, स्पेस सब ज़्यादा, फोर्स कम। और सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें कम। अरे बोलो, पूछो काहे पढ़ाया, पूछो काहे पढ़ाया। वो तुमको बोलेगा थोड़े, ये तुमसे तोरे बोल के पूछेगा कि बताओ तो नारियल सॉलिड है कि लिक्विड। वो कहेगा 3 कंपाउंड है, एक कंपाउंड का नाम है कैपिटल ए, दूसरे कंपाउंड का नाम है कैपिटल बी, तीसरे कंपाउंड का नाम है कैपिटल सी। ए का मोमेंटम इतना, बी का इतना, सी का इतना। बता तो ए कौन से स्टेट में है, बी कौन से स्टेट में, सी कौन से स्टेट में। सवाल तो ये है, ये थोड़े है कि पूछेगा कि बताओ तो आइस सॉलिड है कि लिक्विड। अबे यार, इसे भूल जाओ, एग्जाम्पल तक के लिए ठीक है।
खेल तो यहां शुरू होता है। मोमेंटम की 3 वैल्यू दे देगा, पूछेगा बता कौन सी वैल्यू किस में एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये पता हो कि ABC में से कोई एक सॉलिड है, कोई एक लिक्विड है, कोई एक गैस है, अब बता कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस। वैल्यू दे देगा वो 50, 40, 20 मोमेंटम की। तो जहां मोमेंटम कम वहां स्पीड कम, जहां स्पीड कम वहां फोर्स ज्यादा, वो सॉलिड। जैसे चाहे वैसे निकाल लेंगे। जहां मोमेंटम ज्यादा वहां स्पेस ज्यादा, स्पीड ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा है तो गैस, बीच का है तो लिक्विड। बुझा नहीं बुझा? कई बार ABC देगा और कहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फलाना न्यूटन, फलाना न्यूटन, फलाना न्यूटन। अब बता भैया कौन सा न्यूटन ज़्यादा है? तो जो न्यूटन ज़्यादा होगा वो सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पार्टिकल के बीच का। तो वो आपको डाटा देकर सवाल पूछ देगा फिजिकल स्टेट का। तो डाटा के लिए ऑर्डर जानना ज़रूरी है, किसका कम, किसका ज़्यादा, किसका इंटरमीडिएट। समझ पा रहा ना? समझ पा रहा? अरे बोलना भाई, हाँ या ना? आगे सुन। अभी तक हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बस जाना फोर्स और फोर्स का कंक्लूजन था ये सब, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा, कहाँ कम, कहाँ इंटरमीडिएट। अब आइए, एक टर्म आता है जिसका नाम है प्रेशर। और जब कभी भी बात प्रेशर की होगी तो आज जब हायर क्लास में जब तक आप नहीं जाइएगा तब तक आप अपने दिमाग में एक ही बात रखिएगा, प्रेशर मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर मीन्स हम बाहर से दबा रहे हैं, वैसे अंदर से भी दबता है। प्रेशर दो तरफ से लगता है, कायदे की बात तो यही है। लेकिन जब तक हायर क्लास में आप नहीं जा रहे हैं, ये जब तक वो बोल नहीं रहा इंटरनल प्रेशर, वो बोलेगा प्रेशर, आपको एज्यूम करना है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल समझा के बोल दे तो और अच्छा, वरना बोलता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है प्रेशर। तो मैं बोलूँगा कि इस मार्कर पर प्रेशर लगा या प्रेशर अप्लाई हुआ तो ये समझा जाएगा कि हम बाहर से दबाया। गैस है यहाँ पर, फ्री स्पेस है ना रे, गैस पे प्रेशर लगा तो हम बाहर से लगा रहे हैं, अंदर से नहीं, बाहर से दबा रहे हैं, बाहर से। ये सोचा जाएगा आप, वरना कायदे से बात तो ये है कि प्रेशर तो इंटरनली भी होता है, लेकिन खैर आपको ये मान के चलना है प्रेशर बाहर से लगेगा। तो अब सवाल ये उठा कि प्रेशर का काम क्या रहा, प्रेशर किस लिए आया, वो क्या काम कर रहा है। तो कहेंगे प्रेशर कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस समझे, दबा के कोई भी चीज़ को सुकरा के छोटा कर देगा। क्योंकि एक्सटर्नल लगा रहे हैं ना रे, एक्सटर्नल लगा रहे हैं ना, तो बाहर से किसी को भी करेगा तो वो कंप्रेस का काम करता है। एक्सटर्नल प्रेशर हालांकि ये काम करता है, इंटरनल तो एक्सपैंड का काम करता है। लेकिन खैर हम अभी बात कर रहे हैं कि आपके लेवल पर जब भी प्रेशर का जिक्र होगा आपको ज़हन में एक्सटर्नल ही मानकर करना है काम। तो प्रेशर अगर मैं बोलूँगा तो प्रेशर का एक ही काम, कौन सा काम? कंप्रेस करना। कंप्रेस, अगर कंप्रेस कर पाए तब प्रेशर लगाना, अगर कंप्रेस नहीं कर पाए तो प्रेशर लगाना बेकार। अगर कंप्रेस कर पाए तो प्रेशर लगाने का फ़ायदा है, अगर कंप्रेस नहीं कर पाए तो प्रेशर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये सब फालतू बात है कि हम दीवार को डिस्प्लेस करेला मेहनत किए पड़े हैं, नो वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिजिक्स के हिसाब से देयर इज़ नो वर्क डन। भले पसीना निकल गया हो, और बायोलॉजी के हिसाब से भाई क्या हुआ होगा, ATP का नुकसान, थकावट, वो अलग बात है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से नो वर्क डन। नो वर्क डन का मतलब ये नहीं कि वर्क आपने नहीं किया, नो वर्क डन का मतलब ये हुआ कि कामयाब काम नहीं हो पाया है, आप जिस मकसद से थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ। वरना काम तो हमेशा हो रहा है, आप सोए हुए ये भी काम है, क्योंकि ATP लॉस हो रही है। अगर ATP लॉस नहीं होती तो भूख नहीं लगती सुबह। तो वर्क तो है मगर इफेक्टिव वर्क नहीं है। फिजिक्स वाले कहते हैं इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए। जो उस मकसद से काम करने गए थे वो मकसद में कामयाब हुए कि नहीं हुए, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई काम नहीं, भले 4 दिन लगाओ 10 दिन लगाओ। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि प्रेशर का मकसद था क्या करना ना। अब दूसरी बात बोलेंगे, फिजिकल स्टेट बदलना। रियलिटी तो ये है, कंप्रेस करने का मतलब शेप चेंज करना होता है। कि प्लास्टिक था, चिपका उपका दिया, तो प्रैक्टिकली तो आप बोल सकते हो कंप्रेस हो गया, मैं मान रहा हूं इस चीज़ को, इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव है लिक्विड को सॉलिड बना दो।
गैस को लिक्विड बना दो। अगर गैस को लिक्विड बनाने में कामयाब हो गए तब कहेंगे कंप्रेस किया गया। इसलिए कहते हैं सॉलिड। अच्छा, सॉलिड को कंप्रेस करके और क्या कर सकते हो तुम? क्या फिजिकल स्टेट बदल सकते हो? अनटिल अनलेस चिपका दोगे, बहुत ज़्यादा करोगे तो। और क्या कर सकते हो भैया? एक लोहा है, अब तुम्हारे हाथ से नहीं चिपक रहा, मार दो हथौड़ा, ठीक है भैया, प्रेशर लगा, चिपक गया। प्लास्टिक है, चिपक गया, मान लिया। बट इस कंप्रेशन होने पर क्या फिजिकल स्टेट में बदलाव आया? हथौड़ा मारे से पहले लोहा लिक्विड था क्या, और हथौड़ा मारे के बाद सॉलिड हो गया क्या? अगर हो जाता तो कहते प्रेशर का रोल है, फिर तो फायदे वाली बात थी। और नहीं है तो कोई कंप्रेस, हम नहीं बोलेंगे कंप्रेस हुआ है, हम नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिकली हो रहा है, मैं मान रहा हूँ प्रैक्टिकली हो रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज उसको तो हाथ से दबाते हैं, दब जाता है। हाँ वो दबेगा ही भाई, अंदर एयर है, वो सब आगे बात करेंगे। तो क्या स्पंज को हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर लगाया गया? हम नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि उसका मकसद क्या था प्रेशर लगाने का? प्रेशर लगाने का मकसद क्या था? प्रेशर लगाने का सिर्फ एक मकसद था, वो मकसद क्या था? फिजिकल स्टेट में बदलाव लाना। इसीलिए कहते हैं बेटा सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी प्रेशर का कोई रोल। तो लिख लास्ट बात इसके अंदर, तो सॉलिड जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर लगाया जाएगा, प्रेशर का रोल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? कहेंगे नहीं होगा, कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल क्यों है? क्योंकि ये शेप तो बदल सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा। फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे, फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा। और गैस के अंदर क्या बोलेंगे? प्रेशर का रोल होगा। कैसा होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर के सामने लिखेंगे यस प्रेशर होगा। और ये कंप्रेसिबल है बेटा, कंप्रेसिबल है, बल्कि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है? क्योंकि इससे बनेगा लिक्विड, फिर लिक्विड को दबाएंगे तो बनेगा सॉलिड। अच्छा लास्ट एक बात समझ लेना यहाँ पर, ये जो है बेटा ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का मतलब थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता। लिक्विड बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता, यानी वेरी लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल तो कहेंगे इसको, क्योंकि इसको हम लोग कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं। और कंप्रेस करके याद रखिएगा, हमेशा गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड पाते हैं, सॉलिड से गैस की तरफ नहीं जाते। इसका मूवमेंट इधर होता है। समझ में आ रहा है? कंप्रेस करा के हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस करा कर हम क्या कर रहे हैं? बोलो जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हैं ना? हम लोग कर रहे हैं मोमेंटम को डिक्रीज, हम लोग कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज, हम लोग कर रहे हैं स्पेस को डिक्रीज, मतलब सॉलिड की तरफ मूव कर रहे हैं। हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं। पहले रैंडम मोशन कर रहा था, दबा दिया ना, अब मत करो बेटा। पहले बहुत दूर तक रैंडम मोशन कर सकता था, फ्री स्पेस था, बोला कि ना अब इतनी ही दूर तक करो। एरिया रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फाइन कर रहे हैं। ये है प्रैक्टिकल बात। तो एक वक्त के बाद जब सॉलिड, जब डायग्राम दिखलाएंगे तब बताएंगे कि स्पेस ना था, कहाँ मूव करके जाता पार्टिकल। दबा दो, स्पेस ना है, लाइक दिस, इस तरह का कोई हो, इस तरह का हो। अब कहाँ दबाओगे इसको? ये बेचारा दब के कहाँ जाएगा? ये तो दब सकता है, ये भी दब सकता है। समझ में आई ये बात? खैर, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए।